हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अंदर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करने वाले हैं फ्यूल के एक बहुत ही खूबसूरत से कंसेप्ट की। कंसेप्ट है बच्चा कि कोल जो होता है उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं और क्यों करते हैं वो लॉजिक समझेंगे और क्या मेथड होता है एनालिसिस करने का वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है कि सर जो कोल होता है उसका एनालिसिस क्यों किया जाता है। अब ये एनालिसिस क्या होता है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होगा कि सर ये एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस का मतलब है कि कोल जो है बच्चा वो सॉलिड फ्यूल है। तो जब आप कोल का एनालिसिस करेंगे तो एग्जैक्टली आप कोल के बोलते हैं कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में हम जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं बोलता हूं कि यार एनालिसिस कर रहा हूं मतलब आप उसके बारे में और जानकारी लेना चाहते हो, आप उसको चेक करना चाहते हो कि भाई कोल को अगर हम तोड़ फोड़ मचाएंगे, कोल को तोड़ देंगे, उसको अलग अलग जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं या जो कंस्टिट्यूएंट्स जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट भरे हुए हैं वो क्या क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए कोल के अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, मॉइस्चर होगा, वोलाटाइल चीजें होंगी, ऐश होगा, है कि नहीं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन होंगे, ये सारी चीजें होंगी। इन्हीं का हमें जानकारी निकालना है, इन्हीं को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोल। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि सर एनालिसिस ऑफ कोल क्यों कर रहा हूं मैं। अरे कोयला है, जलाओ, यूज करो, जाओ घर पे, क्या करने की जरूरत क्या है भाई। क्या जरूरत है कोयला को इतना ज्यादा रिसर्च करने की, क्या जरूरत है कोल को इतना ज्यादा रिसर्च करने की। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर इंजीनियरिंग पर्पस। आपको समझना पड़ेगा कि यार जो कोल है अगर हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो हमको बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। पहली चीज, जो कोल का प्राइस है, जो कोल की क्वालिटी है, जो कोल का डिमांड है, कोल कहां पर यूज हम कर सकते हैं, ठीक है, कई फैक्टर्स है। प्राइस हो गया, क्वालिटी हो गया, डिमांड हो गया, इसका यूज कहां पे कर सकते हैं, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो सकती है, इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं जो आप आगे देखेंगे। तो भाई ये सारी चीजों को जानने के लिए हमें उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा। आपको जैसे होता है ना कि भाई मार्केट में एक ही चीज कई तरीके की मिलती है, चीज एक ही है लेकिन उसके कई कई वेरिएंट होते हैं, कहीं पर बहुत अच्छा मिलता है, कहीं पर बोलते हैं यार उसके यहाँ से मत लेना, बड़ा खराब माल देता है। चीज वही है बट आप उसको टैग लगा चुके हैं कि भाई वहां से मत लेना, वहां पे खराब मिलता है। तो भाई कोल की भी तो अलग अलग प्रकार होंगे कि यार ये कोल के अंदर नमी ज्यादा मिलती है, जलता ही नहीं है, इसके यहाँ से माल मत लेना भाई, ये तो जलता ही नहीं कोयला। फिर दूसरा रहेगा अरे भाई थोड़ा महंगा देता है लेकिन मजेदार चीज होती है, होता है कि नहीं होता है। तो वैसे ही कोल के अलग अलग वेरिएशन को ऑब्जर्व करना है तो आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। और एनालिसिस से आप पता लगा पाएंगे कि यार एग्जैक्टली ये जो कोल हम यूज कर रहे हैं वो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू देगा, ये सुटेबल है कि नहीं मेरे एक्सपेरिमेंटल पार्ट के लिए या मेरे जो इंडस्ट्रियल पार्ट के लिए सुटेबल है कि नहीं है। क्योंकि इसके लिए ना बच्चा एक फर्नेस बॉक्स आता है जहां पर कोल को भरा जाता है, वो चीज भी आपका एनालिसिस के बाद ही डिसाइड होगा कि फर्नेस बॉक्स का साइज कितना आप बनाने वाले हो बाय एनालिसिस ऑफ कोल। उससे पता चला कि भाई कोल क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर कितना है, इसके अंदर वोलेटाइल मैटर कितना है, ऐश कितना है, राख बहुत सारा छोड़ रहा है ये या बहुत कम राख होता है। ऐसे कोई लोग जो बहुत सारा राख 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 छोड़ रहा है, कुछ ऐसे कोई लोग जो राख बहुत कम मात्रा में छोड़ेगा। तो भाई इन्हीं को बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोल और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज आपको एक दो चीजें नहीं कई चीजों के बारे में जानकारी जो है कि बैक टू बैक मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि पर्पस क्या है एनालिसिस ऑफ कोल करने का। तो बहुत बढ़िया टॉपिक यहां पे निकल रहा है, एनालिसिस ऑफ कोल एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोल एनालिसिस। व्हाट इज द पर्पस फॉर कोल एनालिसिस, क्यों करते हैं भाई, क्या रीजन है। तो पहला बोल रहा है कि अगर कोल का प्राइस मुझे डिसाइड करना है कि कोल कितने रुपए किलो, कितने रुपए टन, कितने रुपए क्विंटल जाने वाला है बेसिकली, तो हमें उसका एनालिसिस होना जरूरी है कि ये कोल जो मैं ले रहा हूं उसमें अच्छा वाला कोल है या ये थोड़ा सा गया गुजरा कोल है। तो वो एनालिसिस के बाद ही बता सकते हैं, आप रंग देख के तो नहीं बता सकते कि भाई बस ब्लैक 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 पूरा कोल है तो भाई ये ब्लैक ज्यादा है तो इसका मतलब ये बहुत अच्छा वाला होगा, ऐसे तो नहीं बता सकते, एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो प्राइस ऑफ कोल डिसाइड करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ता है, आपको एनालिसिस करना पड़ता है। उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। स्पेसिफिक यूज फॉर कोल फॉर पर्टिकुलर पर्पस, किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है कोल, किस काम के लिए यूज कर रहे हो, भुट्टा भूजने के लिए यूज कर रहे हो है कि आपको कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। तो भाई रीजन क्या है, क्या कोल का पर्पस है, उसके बेसिस पर आप जो है कि कोल को सामने वाले को देंगे कि भाई ये इस पर्पस के लिए बेस्ट कोल है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, हमने इसके बारे में एनालिसिस किया हुआ है, जैसा आपको चाहिए वैसी कैटेगरी है यहां पर। तो ये किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, टू स्पेसिफाई यूज ऑफ कोल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस
उसके लिए बच्चा एनालिसिस करना जरूरी है। तो कैलकुलेट थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू, थ्योरेटिकल कैलोरीफिक वैल्यू, भाई कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है कोल की, वो जानना है तो आपको एनालिसिस ऑफ कोल करना पड़ेगा। कैलकुलेट एयर रिक्वायरमेंट फॉर कंप्लीट कंबशन, भाई अगर मैं इसको जलाऊंगा कितना हवा लगने वाला है, हाउ मच ऑक्सीजन इट विल एक्वायर। कोल को अगर मैं कहीं इंडस्ट्री पर्पज के लिए सोच रहा हूं कि मुझे कोयला को जलाना है ताकि जो टरबाइन होती है उसके अंदर जो पानी है वो रोटेट करना शुरू करे, ठीक है, बॉयलर होता है, पाइप जैसे होती है, बहुत सारी चीजें, पानी भरा होता है, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, टरबाइन रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, तो भाई कोल को जलाने के लिए कितना हवा लगेगा, कितना एयर मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, वो हम कोल एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि इस 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम या 1 किलोग्राम कोयला को जलाने के लिए दिस मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो उसके हिसाब से हम सामने लोग को गाइड कर सकते हैं कि भाई आप हमसे इतना कोयला ले रहे हो तो इतना ऑक्सीजन आपको लगने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट जो होगा ऑक्सीजन का या एयर का फॉर कंबशन, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मैटर करने वाला है, बहुत बड़ी चीजें बताने वाला है, ठीक है, कोल का। और साथ में डिजाइन द फर्नेस फायर बॉक्स, जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपका फायर बॉक्स परफेक्ट होना चाहिए, इसके लिए भी आप क्या करेंगे बच्चा, कोल का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से, चीजें कंसेप्चुअल एकदम माइंड में सेट हो रहा है सब कुछ। तो ये है पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ कोल। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर पर्पस तो समझ में आ गया कि हमको कोल का एनालिसिस करना है, बट कौन से मेथड से करना है, व्हाट विल बी द एप्रोप्रिएट मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ कोल। तो इसमें 2 मेथड पाए जाते हैं, पहला होता है प्रोक्सीमेट एनालिसिस और दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस को पूरा खत्म करेंगे। तो आज हमारा पूरा टारगेट है कि प्रोक्सीमेट एनालिसिस जो होता है, जो थोड़ा सा इजी भी होता है, समझने में भी, अंडरस्टैंडिंग में भी, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीजें, थियरी से भरी हुई चीजें और मजेदार चीजें, आपको लगेगा सर ये सब तो बहुत बेसिक चीज भी लग रही है मुझे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो अगला टाइटल हमारे लिए आ रहा है बच्चे कि सैंपल ऑफ कोल टेकन आउट फ्रॉम कोल माइन इज एनालाइज्ड इन 2 वेज। तो जब मैं किसी कोल के खदान से अगर जब मैं कोयला को निकालता हूं तो उसका जो एनालिसिस है, कोल माइन इज एनालाइज्ड इन 2 वेज, जो जहां पे हमने निकाला है, मतलब कोल टेकन फ्रॉम कोल माइन, ऐसे समझो आप कि कोयले की खदान से जब मैं कोयला को निकालता हूं तो उसको हम 2 तरीके से क्या करेंगे बच्चा, एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्या है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस, दूसरा जो है अल्टीमेट एनालिसिस। अब ये अकेले 3-3 4-4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, अकेला आ जाएगा कि भाई प्रोक्सीमेट एनालिसिस एक्सप्लेन करो, खत्म कहानी। मतलब आपको पूरा 3 नंबर का वही एक्सप्लेन करना है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में अगर आपके है तो भाई पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सर एनालिसिस ऑफ कोल बेसिकली 2 तरह का होता है, पहला क्या है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस। प्रोक्सीमेट एनालिसिस का मतलब क्या है और अल्टीमेट एनालिसिस का मतलब क्या है। अल्टीमेट तो हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, बट यहां पर प्रोक्सीमेट एनालिसिस को हम थोड़ा सा डिटेल में लेकर जाने वाले हैं। थोड़ा सा डबल एरो मार देता हूं, डबल बॉक्स मार देता हूं, ठीक है। यह हम आज ही पढ़ने वाले, कौन सा, प्रोक्सीमेट एनालिसिस को हम आज कवर करने वाले। सर ये क्या होता है, प्रोक्सीमेट एनालिसिस में हम कोयले के अंदर क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि उस कोयले में मॉइस्चर कितना है इन परसेंटेज, वोलाटाइल मैटर कितना है, ऐश कितना है, और फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज में कितना है। ये 4 चीज को ही आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, पढ़ना है। मतलब एग्जाम में आपको 3 नंबर के लिए चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि एनालिसिस ऑफ कोल बताओ और एक्सप्लेन करो प्रोक्सीमेट मेथड। तो पर्पस आपको बताना होगा, बेसिकली 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप में से आपको प्रोक्सीमेट पूछा गया है। तो पर्पस आपको 1 नंबर का आ सकता है, जहां पे 3-4 पर्पस आप बताएंगे तो भी चल जाता है, 4 पर्पस बेसिकली। और उसके बाद जो है बच्चा आपको ये चारों पॉइंट के ऊपर आधा नंबर मिलेगा, तो ये 2 नंबर का, मतलब इस तरह से 3 नंबर का आ सकता है, या पर्पस 2 नंबर का और ये प्रोक्सीमेट एनालिसिस पूरा कंप्लीट 2 नंबर का, 4 नंबर का भी पूछा जा सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हो गया मेरे लिए भाई प्रोक्सीमेट एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे, इस मॉइस्चर को, वोलेटाइल मैटर को, ऐश को, फिक्स्ड कार्बन को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इनकी वजह से क्या क्या होने वाला है, और इनका थोड़ा सा सिग्निफिकेंट भी देखेंगे कि इनके रहने से कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है या फिर ज्यादा होती है, कोल आसानी से जलता है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है जलाने के लिए, ठीक है। हालांकि बहुत कॉमन चीज है जो आप देख के बताएंगे कि हाँ सर बड़ी बेसिक चीज हो रही है, बट पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोक्सीमेट एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि भाई ये इजी और जल्दी होने वाला प्रोसेस है। प्रोक्सीमेट एनालिसिस जो होता है इज इजी एंड क्विकर होता है, एंड इट गिव्स अ फेयर आइडिया ऑफ क्वालिटी ऑफ द कोल। बेसिकली यहाँ से हमको पता चल जाता है कि भाई हमारा कोल की क्वालिटी क्या है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एनालिसिस करेंगे, इसको निकालेंगे, इसका मैंने मॉइस्चर निकाल लिया, वोलेटाइल मैटर निकाल लिया, राख कितना निकलता है वो निकाल लिया, कार्बन कितना परसेंटेज, वो सब निकालेंगे तो हमको आइडिया मिलेगा कोल कैसा है, ठीक है। और जो अल्टीमेट एनालिसिस होता है दैट इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेटिंग हीट बैलेंसेस इन एनी प्रोसेस फॉर विच कोल इज एम्प्लॉयड एज अ फ्यूल। जहां पर कोल को मैं एज अ फ्यूल यूज करूंगा बड़े पैमाने पर, तो वहां पर मुझे समझना पड़ेगा भाई ये कितना एयर लेने वाला है। मतलब जो कैलकुलेटेड ओरिएंटेड चीजें होंगी ना वो आपको अल्टीमेट एनालिसिस बताएगा, और जो रफ आइडिया है कि कोल कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये जानने के लिए आपको पहले स्टेज पे जाना पड़ेगा, प्रोक्सीमेट एनालिसिस की तरफ। हम क्या सीखने वाले हैं पूरा डिटेल में, हम सीखने वाले हैं
सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। तो आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो भाई बड़े मजेदार तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल। ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं इसमें आपको दिमाग चलाना है कि भाई प्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कोल इज द स्टडी, ध्यान से देखना बच्चा, प्रोक्सीमेट एनालिसिस इज द स्टडी और एनालिसिस ऑफ कोल सैंपल इन विच द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स आर इसेंशियल या एस्टिमेटेड। मतलब ये नीचे दिए गए चीजें ना जरूरी है एस्टिमेट करना। प्रोक्सीमेट एनालिसिस वो चीज होती है जहां पर हम नीचे दिए गए फैक्टर्स को एस्टिमेट करते हैं या फिर उनको कैलकुलेट करते हैं। आप समझ पा रहे हो? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रोक्सीमेट एनालिसिस जो होता है कोल का वो चीज है जहां पर जो नीचे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। कौन से फैक्टर्स हैं सर? जैसे कि मॉइस्चर का परसेंटेज है, वोलेटाइल मैटर कितना है, ऐश कितना है, फिक्स्ड कार्बन कितना है। इन चीजों को हम एक्चुअल में एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं कि भाई कितने अमाउंट में तुम हो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और इनको कैलकुलेट करके हम अंदाजा लगाते हैं कि अगर ये सब बाहर निकल गया तो हमारा जो चीज बचा वो कोल बन गया है कि नहीं। इसमें कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज जरूरी नहीं है, किसके रहने से फायदा होगा, किसके रहने से नुकसान होने वाला है कोल को, वो सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो प्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर चीजें एकदम क्लियर है, ये 4 चीजों का स्टडी करना ही प्रोक्सीमेट एनालिसिस है, खत्म कहानी। यस, तो अब हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं, मॉइस्चर कैसे निकालते हैं या मॉइस्चर का मेथड क्या होता है, वोलेटाइल मैटर क्या होता है, एच कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कार्बन का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सीखेंगे। जैसे कि मॉइस्चर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है। जब मैं मॉइस्चर निकालने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। पहले क्या समझना पड़ेगा कि भाई जो मेरे पास कोल मैंने लिया हुआ है, जो मैंने कोल लिया हुआ है, अ नोन वेट ऑफ अ पावर्ड एंड एयर ड्राइड कोल सैंपल इज टेकन इन क्रूसिबल। मतलब एक मशीन है, उस मशीन के अंदर हमने एक छोटा सा एक कोल हमने डाल दिया है, हमने उसका नोन वेट निकाला हुआ है, मतलब उसका मास हमने कंसीडर किया कुछ एम करके आएगा, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा आपको। और उसको हमने हीटिंग शुरू कर दिया, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन प्री हीटेड ओवन फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब लगभग 110 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे के लिए मैंने उस कोल को मैंने ओवन में छोड़ दिया है गर्म होने के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर मैंने क्या किया बच्चा, एक हमारा मशीन होता है जिसका नाम है डेसिकेटर। इस मशीन के अंदर हमने क्या किया, उस कोल को कूल करना शुरू किया। क्या क्या बच्चा, कोल को कूल करना शुरू किया। देन द कोल इज कूल्ड इन अ डेसिकेटर एंड वेट आउट, और उसका हमने क्या किया, वजन निकाला। ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले क्या बोला कि एक नॉन वेट जो होगा कोल का, एयर ड्राइड, जिसमें हवा नहीं रहेगी, ऐसा नहीं कि भाई बहुत सारा एयर उसमें भरा हुआ है, शुष्क बोलते हैं, मॉइस्चर वास्चर थोड़ा सा कम रहेगा बोल सकते हो, या एयर उसके अंदर नहीं रहेगा, ऐसे कोल सैंपल को हमने क्या किया, एक प्लेट में, क्रूसिबल मतलब क्रूसिबल एक प्लेट जैसा होता है, उसमें हमने रख दिया। मशीन के अंदर ऐसे डिजाइन होती है, उसके अंदर रख दिया, उसको हीट करना शुरू किया हमने ओवन के अंदर, ठीक है। तो उसका हमने मास निकाल लिया। क्या माना हमने उस मास को, इफ द इनिशियल वेट ऑफ द कोल इज गिवन एज एम ग्राम, अगर हमने उसको एम ग्राम मान लिया, और जो फाइनल वेट आएगा जब आपने उसको क्या क्या कूल किया, उसको हमने M1 ग्राम मान लिया। चीजों को समझो, आपको इजी लगेगा। इनिशियल वेट जो यहां पर था बच्चा, जो स्टार्टिंग में हमने रखा जब उसको ओवन के अंदर, तब उसका मास या उसका वेट कितना था बच्चा, M ग्राम था। जब वो कूल हो गया, कोल को जब हमने कूल कर दिया, तब उसका मास कितना आया, M1 ग्राम आया। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है बच्चा, वो आ रहा है देन द लॉस इन वेट जो होगा मेरा M माइनस M1 होगा। सही बात है। लॉस इन वेट कितना हो गया बच्चा, कितने वजन में कमी आ गई, तो सर वजन में कमी आई M1 M माइनस M1, ये आपको कमी आई। और ये किसके रिलेटेड होगी बच्चा, दैट इज करस्पॉन्ड टू मॉइस्चर इन कोल। ये किसके रिलेट करेगा, मॉइस्चर इन कोल को रिलेट करेगा। तो बताओ मॉइस्चर इन कोल को हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल चीज है, बड़ा सिंपल चीज है। अगर आपको परसेंटेज निकालना है बच्चा, परसेंटेज निकालना है किसका, मॉइस्चर का, या यहां पे लिख दो मॉइस्चर का परसेंटेज निकालना है। अगर आपको मॉइस्चर का परसेंटेज निकालना है, चीजों को समझो पहले, अगर आपको मॉइस्चर का परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले मॉइस्चर का वेट कितना है, सर M माइनस M1 जो है मेरा मॉइस्चर का वेट है। कोल का कितना वेट था, सर कोल का वेट था टोटल M, इंटू क्या किया, 100 कर दिया। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया कैसे निकाला मैंने? ये चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है किसी को? फिर से देख बच्चा, बेसिक चीज है। आप अपना परसेंटेज कैसे निकालते हो, सर टोटल जो मार्क्स होगा ना, टोटल मार्क्स वो नीचे आना चाहिए, मतलब ये टोटल कोल का मास आ गया, और तो जितना मिलता है ना हमको, जितना हमको मिला है वो ऊपर जाना चाहिए। तो ये हमको क्या है, मॉइस्चर का मास है। तो मॉइस्चर का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 विल बी माय मॉइस्चर परसेंटेज। बोलो समझ में आया? हर एक बच्चे को ये चीज समझ में आ गई, मॉइस्चर कैसे निकालते हैं? कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? तो ये हमारा आ गया बच्चा फर्स्ट इंफॉर्मेशन कि हम लोग कैसे निकालते हैं मॉइस्चर का परसेंटेज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वोलेटाइल मैटर। सर वोलेटाइल मैटर क्या होता है? यार ऐसी चीजें तो फटाफट गैस बन के निकल जाती है मेरे भाई। हम गर्म करने बैठेंगे, मालूम पड़ा कि इनका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कुछ हीट वीट देने से
ये कोई फ्यूल के रूप में काम नहीं करेंगे, ये हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये पट 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 गायब हो गए, उड़ गए। समझे, मॉइस्चर जैसे होता है ना, पानी बन के उड़ गया, वैसे ही कुछ और भी सब्सटेंस होते हैं, कुछ और भी कंपोनेंट होंगे जो तुरंत हीट करते समय उड़ जाएंगे। तो ये इनको बोलते हैं वोलाटाइल मैटर। क्या बोलते हैं बच्चा, इनको हम वोलाटाइल मैटर बोलते हैं। इसका भी हमें क्या निकाला, परसेंटेज के टर्म में बात करेंगे हम इनसे। चलिए एक एक करके देखते हैं क्या है ये लोग। तो सबसे पहले मॉइस्चर फ्री कोल लेफ्ट इन द क्रूसिबल इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट M1। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई अब हमने तो देख लिया कि जो M1 था, M क्या था, टोटल मास था कोल का जिसमें मॉइस्चर भी भरा हुआ था, बराबर। और M1 क्या है, M1 वो है सर जिसमें मॉइस्चर नहीं है, इसका पानी उड़ गया है। और इन दोनों का डिफरेंस से पता चला कि मॉइस्चर कितना होगा। आप समझ रहे हो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पहले जो कोल का मास था समझो 50 ग्राम था, बाद में ये कोल का टोटल मास है, ये टोटल मास है, समझा रहा हूं मैं पहले, एग्जांपल देके, ये टोटल मास ऑफ कोल है समझो। बाद में इसको हमने क्या किया बच्चा, हीट कर दिया। हीट करने पे मुझे मिल गया 45 ग्राम। क्या मिला ये मुझे मिला है मास ऑफ कोल। ध्यान से देखना बच्चा, मास ऑफ कोल मिला है विदाउट मॉइस्चर मिला है, मतलब इसमें मॉइस्चर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये विदाउट मॉइस्चर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मॉइस्चर कितना है, आप मुझे बताओ जरा मॉइस्चर कितना है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर मॉइस्चर जो है, पहले जो 50 था उसमें से 45 को माइनस कर दूं तो 5 ग्राम मॉइस्चर था जो उड़ गया, 5 ग्राम मॉइस्चर था जो गायब हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस भाई साहब को मैंने बोला है M, इनको बोला है M1, तो यहां पर क्या मिल गया, M माइनस M1 इज माई मॉइस्चर। अब सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। ये चीज समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइन भी ड्रॉ करता हूं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूजन होने पाए। ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैं नीचे यूज कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना बच्चा, चीजों को समझो, मजा आ जाएगा एकदम, फील आएगा पूरा, टेंशन मत लो। अलग कलर जरा दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि भाई ये कलर अलग जा रहा है, ठीक है। चलो ये बाउंड्री बन गई थोड़ी सी नीचे कि मुझे ये समझाने के लिए दिया, कोई दिक्कत। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैं अगर आपको बोलूं कि मॉइस्चर फ्री कोल कौन सा है, कौन सा इसमें से मॉइस्चर फ्री कोल दिखा रहा है, तो आप बोलेंगे सर मॉइस्चर फ्री जो है ना वो ये वाला है, इसको हम बोलेंगे मॉइस्चर फ्री। क्यों सर, क्योंकि यहां पे लिखा भी है मास ऑफ कोल विदाउट मॉइस्चर, मतलब M1 को हमने मॉइस्चर फ्री माना हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि सर इसमें वोलाटाइल मैटर हो सकता है बट मॉइस्चर नहीं होगा। अब समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या बोला है, मॉइस्चर फ्री कोल जो होगा, जो कि क्रूसिबल में बचा हुआ है, जो कि क्या माना गया था बच्चा, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से M1 माना गया था। समझ में आया, जो पीछे हमने 45 दिखाया आपको, इज कन्वर्टेड विद कवर्ड विद लीड लूजली। एक हमने लीड से क्या क्या बच्चा, एक लीड होती है, ऊपर लेयर लगा दिया और उसको एकदम लूजली हमने बंद कर दिया उसको, ठीक है। देन इट इज हीटेड एट 925 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब 900 से लेकर 940-45 के आसपास हम क्या करते हैं उसको लगभग हीट करते हैं इन अ मफल फर्नेस फॉर 7 मिनट। एक फर्नेस है जैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है, वैसे मफल फर्नेस है, लगभग 7 मिनट तक उसको हम क्या करते हैं बच्चा, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। 905 के आसपास से लेकर 940-45 के आसपास इसके रेंज में हम क्या करते हैं बच्चा, गर्म करते हैं। और क्रूसिबल इज टेकन आउट। अब हम जो है कि जो प्लेट रखी गई हमारी, उसको हम क्या करते हैं बच्चा, बाहर निकालते हैं और उसको कूल करते हैं वापस से, किसमें, डेसिकेटर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। और हम उसका वापस से वजन निकालते हैं और उस वजन को हमने नाम दिया है M2 ग्राम। क्या समझ में आया बच्चा, सर बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मतलब हमारे पास जो कोल है वो M1 है, इसमें मॉइस्चर नहीं है अब। और हमने जब एक्सपेरिमेंट किया कि हमने क्या किया बच्चा, एक मफल फर्नेस होता है, उसके अंदर हमने क्रूसिबल के ऊपर जो है कि कोल रख दिया जो कि मॉइस्चर फ्री है, जिसको M2 नाम दिया, उसको हमने अंदर डाला, लगभग 925-20 डिग्री ऊपर नीचे हमने क्या किया, इसको हीट किया, 7 मिनट के आसपास हमने हीट किया और उसके बाद उसको कूल किया। अब उसका मास निकाल रहे तो हमको मास क्या मिला, M2 मिला। क्या मिला बच्चा, M2 मिला। मतलब पिक्चर क्लियर हो रहा है कि सर पहले मास क्या था, M1, बाद में क्या आया, M2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा सर, वोलेटाइल मैटर आ जाएगा। द लॉस इन वेट, जो लॉस हो रहा है वेट में, उसको हम क्या बोलेंगे, द लॉस इन वेट जो होगा बच्चा, M1 माइनस M2 इज बेसिकली इज ड्यू टू लॉस ऑफ वोलाटाइल मैटर। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस, इन द M ग्राम ऑफ कोल सैंपल। मतलब टोटल जो M था उसी के अंदर वो भी तो पाया गया था। तो भाई ये टोटल M जो दिख रहा है आपको, इसी के अंदर आपको अब वोलाटाइल मैटर मिला। वोलाटाइल मैटर क्या होता है, तो वोलाटाइल मैटर इज अ लोअर मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से देखना बच्चा, वोलाटाइल मैटर क्या होता है, एक लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कोल होता है, एंड दे डिकम्पोज कोल, ये कोल को तोड़ देते हैं ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल एंड स्केप विदाउट गिविंग, विदाउट कंबशन, बहुत ज्यादा जले ये फट से निकल जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, धुएं के जैसा समझो निकल गए। आप समझ रहे हो, आप समझ पा रहे हो वोलाटाइल
मैटर किसको बोलते हैं? चीजें क्लियर हो रही है एकदम अच्छे से? मेरे ख्याल से एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मैं पूछूं कि भाई वोलाटाइल जो होता है मैटर, उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा? सर वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर। सर वेट कितना है, मास कितना, जरा बोलो मास कितना है सर? तो हम बोलेंगे यार हमारे पास m1 था माइनस m2 था, टोटल मास कितना है? तो टोटल मास को हम m बोलेंगे क्योंकि हम कोल में से निकाल रहे हैं ना, इंटू 100। तो ये हमको क्या देगा बच्चा? ये हमको देगा वोलाटाइल मैटर वाला देगा। क्या देगा बच्चा? ये वोलाटाइल मैटर जो है उसका परसेंटेज देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अच्छे से समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बोलो समझ में आया? एकदम चीजें क्लियर हो गई? यही चीज यहाँ पर स्पेसिफाई कर, चेक करो जरा। तो भाई वोलाटाइल मैटर अगर हम देखेंगे परसेंटेज, तो वेट ऑफ वोलाटाइल मैटर डिवाइड बाय वेट ऑफ एयर ड्राइड कूल, जो स्टार्टिंग में हमने लिया था, इंटू 100। तो ये जो डिफरेंस आया दैट इज बेसिकली वोलाटाइल मैटर है डिवाइड बाय m इंटू 100। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन? दो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया बच्चा अच्छी तरीके से, मतलब लेवल पे एकदम कि हाँ सर मजा आ रहा है देख के। चेक करो पहले, समझाओ अपने आप को, बताओ क्या ये चीज क्लियर हो चुकी है? फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, वोलाटाइल मैटर में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये m कहां से आएगा अचानक से। भाई m जो है ना हमारा पूरा कोल है, और हम कोल के अंदर ही सारी चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो अगर कोई परसेंटेज निकल रहा है तो टोटल मास में से ही निकलेगा, परसेंटेज कभी अकेले में से नहीं निकलेगा, परसेंटेज हमेशा टोटल में से निकलेगा। तो अगर टोटल कोल हमारा 100% है तो उसमें से 5% मॉइस्चर हो सकता है, 2% आपका वोलाटाइल मैटर हो सकता है, कुछ परसेंट आपका ऐश हो सकता है, कुछ परसेंट आपका, समझेगी नहीं, इस तरह से होंगे। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन होंगे जो कि अल्टीमेट एनालिसिस में हम पढ़ेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होने वाला है। ये भी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोक्सीमेट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। पिक्चर क्लियर हो रहा है एकदम? चलिए, तो ये समझ में आ गया। वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब आप वोलाटाइल मैटर की बात करते हो तो सबसे पहले मेरे पास m1 है जिसके ऊपर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अब उसको हमने एक क्रूसिबल प्लेट के ऊपर रखा और उसको हमने क्या किया बच्चा? एक फर्नेस है, मफल फर्नेस, वहां पे डाल दिया। 7 मिनट के लिए लगभग 925 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमने हीट किया। तो उसका मास जो था वहां पर m1 था उस टाइम पे, लेकिन जब हीट करने के बाद हमने कूल किया तो हमको m2 मिला। तो दोनों का डिफरेंस मिलेगा। क्या था बच्चा? पहले 45 था, अब हमको हीट करने के बाद जब कूल किया तो हमको 40 मिल गया, या समझो कि 35 मिल गया। तो भाई पहले 45 था, बाद में 35 मिल गया, तो कितना हो गया? 10 का डिफरेंस आ गया। तो वो 10 ग्राम कहां पे प्रेजेंट था? टोटल कोल में प्रेजेंट था। तो ये 10 ग्राम डिवाइड बाय टोटल कोल इंटू 100, इस तरह से आया समझ में? कोई दिक्कत है? ये जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे देखो, जैसे ये 45 है, तो अब जो अगला माइनस करेंगे तो उसमें डिफरेंस कितना आ गया बच्चा? समझो 10 का आ गया। तो वो 10 हमारा क्या हो गया? बेसिकली वोलेटाइल मैटर का काम कर रहा है। क्लियर है? चलिए, अब क्या बात करेंगे सर? अब हम बात करने वाले थोड़ा सा और जरा देख लो यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ कि अगर मुझे वोलेटाइल मैटर परसेंटेज में निकालना है, मॉइस्चर को हटा के परसेंटेज की बात कर रहा हूं, तो वोलेटाइल मैटर परसेंटेज कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग द फ्रेश वेट ऑफ द एयर ड्राइड कोल। अब ये दूसरा मेथड कि हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये भी मेथड है। ये सेकंड मेथड, ये पहला मेथड हुआ, ये पहला मेथड जो आपने देख लिया अच्छे से कि इस तरह से परसेंटेज निकालते। दूसरा मेथड क्या है कि जो निकला हुआ है उसकी मदद से निकालेंगे। वोलेटाइल परसेंट कैसे निकालेंगे? कैन आल्सो बी डिटरमाइंड, देखो यहां पर, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय टेकिंग फ्रेश वेट ऑफ द एयर ड्राइड कूल बट लॉस इन वेट एट 925 डिग्री। मतलब कि टोटल जो था हमारा m की बात कर रहा हूं, या उसको w मान लो, यहां पर हमने उसको w माना हुआ। जो हमारा टोटल स्टार्टिंग में जो था बच्चा w था, स्टार्टिंग में क्या था? देखो w था स्टार्टिंग में, ठीक है, ये पूरा पानी वानी साथ में समझो। और अब हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली 925 पे हीट कर दिया। तो 925 पे भाई ऐश जो वोलेटाइल मैटर था वो भी गायब हो गया, और जो मॉइस्चर था वो भी गायब हो गया। समझे कि नहीं? सब गायब हो गए ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर, दोनों गायब हो गए क्योंकि 925 पे थोड़े वेट करेगा, वो तो निकल जाएगा। तो W इज द वेट ऑफ एयर ड्राइड कोल जो स्टार्टिंग में था, और W1 जो है बच्चा वो क्या है? जो बचा हुआ है अभी इस समय, यस 925 पे जो बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे वोलेटाइल मैटर हमारा क्या होगा? लॉस इन वेट ड्यू टू मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर। मतलब कि जितना भी लॉस हुआ है, मतलब W माइनस W1, W क्या था? टोटल वेट, और W1 क्या है? दोनों को जो निकल के बचा है, इंटू 100 डिवाइड बाय W। ये तो आ गया टोटल वाला, टोटल आ गया, उसमें से मॉइस्चर का परसेंटेज माइनस कर दो, खत्म। तो अगर उसमें से मॉइस्चर को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज मिल जाएगा। सही बात है कि नहीं? एग्री कर रहे हो एकदम अच्छे से? चीजें क्लियर हो रही है? क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये सेकंड मेथड है, ये उसको ही मत समझना कि ये कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। सेकंड मेथड है वोलेटाइल मैटर जो होता है बच्चा उसका परसेंटेज निकालने का, सेकंड मेथोडोलॉजी बोल सकते हो कि ये भी एक तरीका यूज किया जा सकता है। बट ये तरीके में थोड़ा सा रिस्क फैक्टर क्या होगा जरा बताओ? रिस्क फैक्टर ये होगा सर कि आपको कहीं ना कहीं मॉइस्चर जो लिखा है परसेंटेज का वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये निकाले बिना थोड़े माइनस करेंगे। तो ये कहां से निकालेंगे? वापस पहले पे जाना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है? तो बेटर है क्या पहला वाला भी कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों मेथड समझाना है सामने वाले को। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए अब जरा आते हैं ऐश परसेंट जो होता है बच्चा, उसकी हम बात कर लेते हैं।
राख जो बचती है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। द रेसिड्यूल मतलब जो बचा हुआ कोल होता है, जो बचा हुआ चीज बच जाता है, जो मतलब जो बची हुई चीज होती है। द रेसिड्यूल कोल इन द अबव एक्सपेरिमेंट्स इज हीटेड, जो बच गया है बच्चा उसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। सर कौन सा जो बच गया है, कौन क्या बच गया है सर, जरा बताओ क्या बच गया है। तो सर आप, अगर मैं इसके पहले की बात करूं, वोलेटाइल मैटर की बात करूं, तो हमारे पास M1 था, उसमें से हमने M2 माइनस किया, तो जो चीज बच गई उसकी बात कर रहा हूं मैं। M1 माइनस M2 की बात कर रहा हूं, वो चीज बची है ना आपका M1 माइनस M2। देखो यहां पर समझा रहा हूं मैं, M1 माइनस M2 नहीं, सिर्फ M2 बोलूंगा मैं। देखो यहां पर वेट ऑफ द वोलेटाइल मैटर क्या था बच्चा, M1 माइनस M2, इसका जो गैप आएगा वो वोलेटाइल मैटर था। लेकिन जो प्लेट रखी गई थी जिसमें हमने कोल रखा था, और जब हमने कूल किया था तो उसके मास को हमने क्या नाम दिया था, M2 नाम दिया था। तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, मैं फिलहाल जो मेरे पास बचा है वो मेरे पास M2 बचा हुआ है, क्योंकि M1 तो हमारा एकदम क्या था बच्चा, स्टार्टिंग वाला पार्ट था, और M2 अभी अभी वाला पार्ट है। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पर, जरा चेक करो, कहीं पे लिखा होगा, पीछे जरा चेक कर लो एक बार चाहिए तो। देखो इट इज वेट, कहाँ गया भाई, जरा चेक करो यहाँ पर, चेक कर बच्चा। द क्रूसिबल इज टेकन आउट एंड कूल्ड इन अ डेसिकेटर, देन इट इज वेट अगेन M2 ग्राम, दिखाई दे रहा है। मतलब जो लास्ट में मिला हमको, एकदम लास्ट में वो क्या मिला बच्चा, M2 मिला है। क्या मिला है, M2। तो इस बात का ध्यान देना कि जो M2 है उसकी बात हो रही है। तो रेसिड्यूल कोल इन द अबव एक्सपेरिमेंट इज हीटेड, मतलब जो M2 है जो बचा हुआ है उसको हमने हीट किया, ठीक है, एंड बर्न इन ओपन क्रूसिबल एट अबव 750 डिग्री सेल्सियस फॉर हाफ एन आवर। और हमने क्या किया बच्चा, ओपन में एकदम कोयले को प्लेट में डालकर जला दिया सीधा 750 डिग्री सेल्सियस के आसपास, हमने क्या किया उसको जला दिया लगभग आधे घंटे के लिए। द कोल गेट्स बर्न, कोल पूरी तरह से जलने लगा, ठीक है, एंड द एश लेफ्ट इन द क्रूसिबल इज कूल्ड, और जो राख बचा है उसको हमने क्या किया बच्चा, जो क्रूसिबल मतलब एक प्लेट होता है बेसिकली, उसको हमने क्या किया, कूल किया इन अ डेसिकेटर, एंड वेट उसको हमने M3 माना, उसके वेट को हमने क्या मान लिया भाई, M3 मान लिया। अब परसेंटेज क्या होगा जरा बोलो। तो सर वेट ऑफ एश, जो वेट मिला है डायरेक्ट वेट मिल गया क्योंकि सब तो उड़ गया, तो 20 डायरेक्टली M3 बचा, M3, और वेट ऑफ कोल स्टार्टिंग में जो था बच्चा M इंटू 100, मतलब यहाँ पर परसेंटेज डायरेक्ट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हमको कोई उड़ नहीं रहा है। पिछली बार क्या हो रहा था, सारी चीजें उड़ जाती थी, इसीलिए मुझे माइनस करके लेना पड़ता था। अब तक क्या हो रहा था, मॉइस्चर उड़ गया तो हमको क्या करना पड़ता था, इनिशियल में से, मतलब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना पड़ता था। मतलब इनिशियल 100 है, बाद में जैसे पीछे लिया था मैंने, इनिशियल 50 है, बाद में 45 है, तो 5 ग्राम हमारा मॉइस्चर बन गया। सेकंड केस में भी क्या हुआ, जो वोलेटाइल मैटर वो स्केप हो गए, उड़ गए, तो उसमें भी हमको माइनस करके लेना पड़ा। बट इसमें उड़ नहीं रहा है, इसमें राख नीचे बच गया प्लेट के अंदर, तो जो प्लेट के अंदर बच गया उसको तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना, मास। तो जब मैंने मेजर किया तो मुझे क्या मिला, M3 मिला, तो मैं बोलूंगा भाई वेट ऑफ एश डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल इंटू 100, मतलब सीधा आ गया परसेंटेज। कोई दिक्कत, कोई डाउट। चलिए अब आते हैं फिक्स्ड कार्बन। छोटा सा आंसर है कि भाई फिक्स्ड कार्बन कैसे निकालेंगे। तो जितनी चीजें हमने अभी भी कैलकुलेट की उनको 100 में से माइनस कर दो, बिकॉज परसेंटेज कितने का होता है सर, 100 का होता है, तो 100 में से माइनस कर दो। तो भाई इट इज फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एज फॉलोज, मतलब फिक्स्ड परसेंट, फिक्स्ड कार्बन परसेंट जो होता है 100 माइनस मॉइस्चर का परसेंटेज, वोलेटाइल का परसेंटेज प्लस एस का परसेंटेज, सबको ऐड करके 100 में से माइनस कर दो। तो 100 अगर आपका कोल है तो उसमें से जो परसेंटेज निकलेंगे वो आपका बच जाएगा बच्चा फिक्स्ड कार्बन का परसेंटेज। कोई दिक्कत है, सबसे इजी वाला पार्ट, सबसे इजी है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंट क्या होता है इस प्रोक्सीमेट एनालिसिस का। मतलब ये जो 4 पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इनकी वजह से हमारा कैलोरीफिक वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, क्या हमको इग्निशन पॉइंट पे असर पड़ता है, वो हमें देखना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। तो भाई सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोक्सीमेट एनालिसिस, पहला पॉइंट है मॉइस्चर। आप मुझे बताइए कि अगर हमारे कोल में मॉइस्चर ज्यादा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत बुरी बात है, हमारा कोयला जलेगा ही नहीं। भाई इग्निशन पॉइंट बहुत बढ़ाना पड़ेगा। जो कोयला हम ऐसे माचिस के तीली लगाएंगे, जो हम ऐसे माचिस की तीली से 100 डिग्री के आसपास हम जला सकते थे, उसको जलाने के लिए हमको 200 डिग्री हीट देना पड़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब वहां पर इग्निशन पॉइंट हमको बढ़ाना पड़ेगा, बराबर। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। इट डिक्रीज कैलोरीफिक वैल्यू, पहली बात मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कम होती है लार्जली, एज इट डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं है, एंड टेक्स अवे हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट। जो हम हीट देते हैं उसमें बच्चा पानी का वेपराइज करने में चला जाता है पूरा हीट, तो कहीं ना कहीं वो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, और काम भी नहीं हुआ। इसलिए इसको हम क्या करते हैं बच्चा, कंसीडर नहीं करते, मानते नहीं है कि यार मॉइस्चर होना चाहिए। एंड इट इंक्रीजेज इग्निशन पॉइंट ऑफ कोल, जहां पर कोल कम टेम्परेचर पे जलता है वहां पर इसको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इग्निशन पॉइंट को वो बढ़ा देता है। हेंस कोल विद द लोअर मॉइस्चर अगर रहेगा तो वो परसेंटेज इज बेटर क्वालिटी, याद रखना। मतलब लोअर अगर मॉइस्चर परसेंट वाला कोल है तो वो एक्चुअल में बेटर क्वालिटी वाला कोल है। अगर कोई कोल है जिसमें लोअर परसेंटेज ऑफ बोलते ना कि मॉइस्चर है तो मतलब वो अच्छा कोल है। पहला पॉइंट समझ में आया। चलिए वोलाटाइल मैटर की बात करते हैं। वोलाटाइल मैटर भी क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही काम करेगा। तो भाई इट डिक्रीजेज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, बिल्कुल सही।
इट इलोंगेट्स फ्लेम एंड डिक्रीज फ्लेम टेम्परेचर। ये जो होता है बच्चा फ्लेम का लंबाई बढ़ा देगा, क्योंकि जैसे धुआं होता है ना, एकदम ऐसा लगेगा धुआं ऊपर तक उठ रहा है, लेकिन भाई उतना हीट नहीं है, हीट वहां तक नहीं जा रहा है, बस धुआं धुआं दिख रहा है। समझेगे नहीं? जैसे लगता है ना आग लगी, दूर से देखेंगे अरे भाई बहुत लपटें उठ रही हैं या बहुत धुआं जा रहा है, एकदम धुआं धुआं हो गया पूरा, लेकिन वो धुएं के अंदर टेम्परेचर या हीट नहीं है, वो फ्यूल के रूप में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डिक्रीजेस फ्लेम टेम्परेचर बेसिकली। इट फॉर्म्स स्मोक एंड पॉल्यूट्स एयर। सीधी सी बात है यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। कोल कंटेन्स लगभग 15 से 25% ऑफ वोलेटाइल मैटर। एक एवरेज कोल में इतना परसेंट मिलता है। एंड ऑन कार्बनाइजेशन, जब हम कार्बन को तोड़ते हैं बच्चा, गिव्स कोक ओवन गैस विच इज सोर्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक एरोमेटिक केमिकल। बहुत सारे आपको जब हम कार्बन को तोड़ते हैं तब बच्चा आपको ये बहुत सारा ऑर्गेनिक एरोमेटिक केमिकल देता है, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं बच्चा? वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सच कोल हैव अ गुड केकिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं किसी और के रूप में। एंड कोक कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोल। और हमको क्या होता है बच्चा, जो कोक होता है वो हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। द कोल विद द लेसर वोलेटाइल जो होगा मैटर, उसको हम बेटर क्वालिटी का मानेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा कि बेटर क्वालिटी। अच्छा यार, ये अगर ये कोल के अंदर ना वोलेटाइल मैटर कम है, मतलब ये अच्छा है, कोई अननेसेसरी की चीजें बाहर नहीं निकल रही हैं। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट, ऐश। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है इसको ठिकाने लगाने का। ऐश रिड्यूसेस कैलोरीफिक वैल्यू। ये भी क्या करेगा? ज्यादा राख है मतलब ज्यादा उसका क्या है बच्चा, कहीं ना कहीं कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा। एज इट इज नॉन बर्निंग, ये जलता तो है नहीं, कोल राख बन के वैसे का वैसे पड़ा रहता है। ऐश डिस्पोजल इज अ प्रॉब्लम। आपको लग रहा है अरे सर राख को ठिकाने लगाने का क्या तकलीफ है? भाई राख को ठिकाने लगाने की तकलीफ ये है कि कई सौ क्विंटल, कई सौ टन जब कोयल होता है, आप समझ रहे हो, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती होगी तो वहां पे पूरा कोल ही कोल है। अब वो कोयला जल गया, जो बॉयलर है उसके अंदर पाइप वाला पानी गैस बन के उड़ गया, आगे टरबाइन रोटेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो गई, सब हो गया, सेटअप हो गया, पहले बार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। अब कोल का जो राख बचा है वो पूरा बहुत ज्यादा बचा हुआ है, ट्रक टू ट्रक उसको भर के फिर ठिकाने लगाने के लिए यहाँ करना पड़ता है। अभी तो बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड भी होते हैं, सीमेंट बनाने में काम आता है, ईट उट वाले में मट्टी में भी मिला दिया जाता है, बट कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना एक टास्क होता है, प्रॉब्लम होती है। ऐश जो होता है बच्चा फ्यूम्स टू फॉर्म क्लीन्स एट हाई टेम्परेचर। जनरली ये क्या करता है आपको कि एक जो है ना क्लिंकर फॉर्म करता है। जनरली आप ऐसे बोलते हो कि ऐश जो है ना जब जलता है, जब भी ऐश जो है कि बच्चा जलना स्टार्ट करता है तो वो टेम्परेचर को लो कर देता है एकदम। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा लेकिन फिर भी क्या होगा, उसको उतना ज्यादा एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द एयर सप्लाई टू कोल बर्निंग द फर्नेस, मतलब उसकी वजह से सफिशिएंट एयर सप्लाई नहीं होता है फर्नेस के अंदर ऐश की वजह से, जिसकी वजह से कोल बहुत तेजी से जल नहीं पाता है। तो ये जो भाई साहब हैं इनके रहने से प्रॉब्लम होने वाली है। एंड अगेन लेसर द ऐश परसेंटेज बेटर इज द क्वालिटी ऑफ कोल। तो भाई कोल की प्रॉपर्टी अच्छी या क्वालिटी तभी अच्छी मानी जाएगी कम ऐश वहां पर रहेगा। और लास्ट जो पॉइंट आता है बच्चा फिक्स्ड कार्बन का, कार्बन इज द बर्निंग पार्ट ऑफ कोल। ये तो होना चाहिए भाई, कार्बन इज द बर्निंग पार्ट इन कोल एंड हायर द फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज हायर द कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कार्बन तो बनता है, हेंस गुड क्वालिटी कोल शुड हैव हाई फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज। अगर अच्छा कोल आपको देखना है तो उसके अंदर ज्यादा कार्बन की मात्रा होनी चाहिए। एंड दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। उम्मीद कर रहा हूं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का एक कंसेप्ट जो है कि दिमाग की नसों में बैठा होगा कि यार ये क्या है, कैसे होता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो सेशन है उसे मैं एंड कर रहा हूं। अगले लेक्चर में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए अल्टीमेट एनालिसिस, जहां पर अगेन 3 से 4 मार्क का एक बड़ा आंसर हम जो कि देखेंगे। और ये जो चैप्टर था बच्चा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर बच्चा कोल एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, जो हम आने वाले लेक्चर में जरूर देखने वाले हैं। तो भाई हमारे साथ बने रहिए और जो दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज एक चैनल ऐसा है जो आपको इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही डेडिकेट तरीके से लगभग हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है आपको यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट तरीके से दिया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जहां पर हम अल्टीमेट एनालिसिस की बातें करने वाले। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।